चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग जो है संख्या पद्धति का दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, 1 का बी। हमको आशा है कि आपको पहले चैप्टर में अच्छे समझ में आया होगा और अगर ध्यान से देखेंगे पूरा तो दूसरा चैप्टर भी पूरी तरह से समझ में आएगा। इसी तरह हम आपको हर चैप्टर पढ़ाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दूसरा अभ्यास। तो पहला प्रश्न है, निम्नांकित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो जैसा कि आप लोग पहले ही चैप्टर में योगात्मक प्रतिलोम के बारे में प्रश्नावली में कुछ जो है प्रश्न हल कर चुके हैं, तो इसमें भी वही पहला प्रश्न दिया है और हमने योगात्मक प्रतिलोम के बारे में आपको बताया था। ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल करने पे योग 0 के बराबर आता है, दोनों संख्याएं एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। और उसको लिखने के लिए भी हमने आसान सा तरीका बताया कि दी हुई संख्या का साइन चेंज कर देते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं, योगात्मक प्रतिलोम आ जाता है। तो पहले प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। दिया हुआ है -7, 0, 1 और माइनस ब्रैकेट में a - b का योगात्मक प्रतिलोम। तो हम लोग इसको ये हल करते हैं। पहला प्रश्न, -7 दिखा है, -7 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम तो जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि साइन चेंज कर देना है बस। तो हम लोग इसका साइन चेंज करके लिख देंगे। -7 का योगात्मक प्रतिलोम +7, तो +7 लिखिए या फिर 7 ही लिख दीजिए, प्लस ना भी लगाइए तो भी चलेगा, ठीक है। दूसरा है 0। ये जो है 0 का योगात्मक प्रतिलोम, इसको आप लोग जानते हैं। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है। 0 ना ही माइनस साइन के साथ लिखा जाता है, ना ही प्लस, यानी कि 0 ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक। अब पिछले प्रश्नावली में आप लोगों ने एक प्रश्न भी दिया था, वह कौन सी संख्या है जो स्वयं का योगात्मक प्रतिलोम रखती है। तो वह संख्या 0 ही है। 0 अपना स्वयं का योगात्मक प्रतिलोम रखती है। तो आइए अगले प्रश्न पे। 1 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, ये +1 है, हम लोग साइन चेंज करके लिख देंगे -1। अगला प्रश्न है माइनस ब्रैकेट में a - b का योगात्मक प्रतिलोम। आइजन का चिन्ह लगाएं, इसका मतलब है जो ऊपर लिखा है वही हमको लिखना है। तो यहाँ पे भी साइन ही चेंज करना है। जो माइनस दिया है यहाँ पे माइनस, इसको प्लस कर देंगे तो +a - b ब्रैकेट में a - b। ठीक, प्लस का साइन लिखें या ना लिखें, वो जो है प्लस हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे प्लस है। अगर साइन माइनस का साइन लिखना जरूरी होता है, प्लस का साइन लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। हम लोग जानते हैं हाँ यहाँ पे प्लस है, ठीक। दूसरा कीजिए, तो यहाँ पे मान निकालना है वितरण नियम से। वितरण नियम हम लोग जानते हैं कि यदि कोई 3 पूर्णांक मान लीजिए दिए हैं a b c, ये जो है पूर्णांक हैं, यानी कि इंटीजर यानी कि पूर्णांक हैं। पूर्णांक को हम लोग i से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। यदि कोई भी 3 पूर्णांक a b c दिए हुए हैं तो वितरण नियम से हम लोग क्या लिखते हैं, a गुणे b + c, यानी दो संख्याओं के योग में तीसरी संख्या का गुणा करें तो क्या होता है, ये दोनों संख्याओं के अलग अलग गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। यानी a गुणे b करें प्लस a गुणे c, यानी इस फार्म में लिखें, इसका इसमें और इसमें गुणा करके तब जोड़ें, या ऐसे करें, मान बराबर आता है। ये हमारा वितरण नियम। यदि कोई 3 संख्याएं हैं तो पहली संख्या का गुणा दोनों संख्याओं के योग में करें या फिर दोनों संख्याओं पे बारी बारी से गुणा करके तब जोड़ें, मान क्या होता है, बराबर आता है। तो इसको वितरण नियम से ही लगाना है। डायरेक्ट गुणा करके भी हम लोग मान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है वितरण नियम से लगाना है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा, सवाल को भी गलत माना जाएगा। तो आइए
ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि पहले इसको हम लोग जो है तोड़ेंगे और दो भागों में ऐसे तोड़िए कि गुणा भाग करने में भी आसान है। जैसे 32 है तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 धन 2, 30 धन 2, 30 2 32। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 15 गुणे 32 का मान निकालना है। तो इसको हम लोग जो है वितरण नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 गुणे 30 धन 2। क्या हो गया, वितरण नियम से हमने इसको लिख दिया है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, उसी प्रकार से इसको इस फार्म में बना दिया है। अब जो है हम लोग इसको हल करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं वितरण नियम, वितरण नियम से। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 15 का इसमें गुणा करेंगे, इस फार्म में हम लोग लिख लेंगे 15 का इसमें गुणा करेंगे 15 गुणे 30 एक ब्रैकेट में धन, इसमें गुणा करेंगे 15 गुणे 2। ठीक है, तो हम लोग इसको गुणा करेंगे 15 3 45 450 धन 15 दूना 30। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 480। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें गुणा किया 450 और 15 का 2 में गुणा किया 30, दोनों को ऐड किया 480। ये हमारे दूसरे प्रश्न का हल हो गया। ऐसे ही अन्य कोई प्रश्न दिए हों उसको भी हम लोग दो भागों में पहले तोड़ के फिर वितरण नियम से अगर कहा है तो वितरण नियम से लगा सकते हैं। आगे दिया है धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। कह रहा है कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य होता है धन पूर्णांकों के लिए। यानी कि अगर ए बी सी ये 3 पूर्णांक दिए हुए हैं तो अगर हम लोग इसको जो है योग की संक्रिया पे अगर वितरण नियम लगाएं, यानी कि ये प्लस बी प्लस सी, तो ये ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी, ये क्या होता है, असत्य होता है। यानी कि ये वैल्यू बराबर नहीं आती है। यही कह रहा है कि अगर धन पूर्णांकों में एक उदाहरण के द्वारा दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम लागू नहीं होता है। गुणा का वितरण नियम तो लागू होता है, जो कि अभी हमने इस सवाल में लागू भी किया। उसी की सहायता से इस प्रश्न को हल भी किया, सवाल नंबर 2 को। लेकिन तीसरे में वही कह रहा है कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम लागू नहीं होता। यानी कि अगर कोई 3 पूर्णांक हैं तो 2 पूर्णांकों के योग करके इस प्रकार से लिखने के बाद जब हम इसको अलग अलग दोनों का करके लिखते हैं तो ये जो है वैल्यू क्या होती है, बराबर नहीं आती है। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम लोग कोई भी 3 पूर्णांक ले लेते हैं। धन पूर्णांक की बात कर रहा है तो धन पूर्णांक ही लेना है। तो चलिए मान लीजिए 2 छोटी संख्या है, हल करने में आसान रहेगा। 2 3 और 4 ये क्या है, धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। इन्हीं की सहायता से हम लोग अभी देख ले रहे हैं। 2 3 4 ये धन पूर्णांक दिए हुए हैं, इस पे हम लोग वितरण नियम लागू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि बराबर नहीं हो रहा है, उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो 2 धन 3 धन 4 इन दोनों को जोड़िए, जैसा वितरण नियम में किया जाता है। ठीक है, अब इसको एक एक पे करिए, इसको इस पे, इसको इस पे। तो चलिए 2 + 3 एक बार इसके साथ ही योग करेंगे, फिर धन लगाएंगे, इसके साथ योग करेंगे 2 धन 4। अब इसका हम लोग मान निकालेंगे, दोनों तरफ को हल करिए। तो 2 धन 4 3 7 धन, इधर का हल करते हैं 3 2 5 धन 4 2 6, इधर क्या आया 7 2 9 और इधर क्या आया 6 5 11। इधर आप लोग देख रहे हैं 9 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है 11, यानी बराबर नहीं है। ठीक है, आता है हम लोग कह सकते हैं योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य होता
है योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य होता है। मैं ऐसा आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग ध्यान से देखा करिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, और अगर जहाँ पे आपको ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। और अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा। एक एक प्रश्न को हम हल कराने वाले हैं, तो निःशुल्क रूप से आपको YouTube के माध्यम से पूरी मैथ पढ़ाई जाएगी, और साथ ही साथ 9 से 12 तक के अन्य सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे। तो चैनल से भी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी अन्य लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आइए इसी के साथ हम लोग चौथे प्रश्न पर चलते हैं। दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। कह रहा है कि पूर्णांक जो संख्या होती है उस पर योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। यानी कि जैसे यदि कोई दो संख्याएं हम ले लें, दो पूर्णांक मान लीजिए a और b, ये दो पूर्णांक हैं, तो कह रहा है कि इस पे अगर योगात्मक नियम लागू करें, यानी कि a प्लस b को हम लोग जोड़ें तो एक पूर्णांक मिलेगा, ठीक है। और अगर हम लोग b प्लस a करें फिर भी एक पूर्णांक मिलेगा, यानी कि अद्वितीय मान मिलने वाला है हमको, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो हम लोग चलिए दो पूर्णांक ले लेते हैं। मान लीजिए एक पूर्णांक 5 है, माना कोई पूर्णांक मान सकते हैं, माना 5 और 6, दो पूर्णांक हैं, दो पूर्णांक हैं। इसी प्रकार से 2, 3, 3, 4, 8, 10, कोई भी छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या कुछ भी मान सकते हैं जो है। तो इसको जो है दिखाना है उसके बाद। तो अगर अब हम लोग इसको जोड़ें, यानी 5 और 6 को जोड़ें तो कितना आएगा, 11। इसी प्रकार अगर हम लोग 6 प्लस 5 को जोड़ें तब भी कितना आएगा, 11। तो हम लोग कह सकते हैं कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। अतः पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। धन पूर्णांक छांटिए। ये पूर्णांक संख्याएं दी हुई हैं, दोनों में कोई ना कोई ऑपरेशन दिया हुआ है योग का, कहीं पे घटाना है, कहीं पे जोड़ना है, कहीं पे गुणा है, कहीं पे भाग है। तो जो है इसमें से जो है जो निम्नांकित में दिए गए हैं इनमें से धन पूर्णांक छांटना है। यानी इसको हम लोग पहले हल करेंगे और देखेंगे धनात्मक संख्याएं आ रही तो धन पूर्णांक है, ऋणात्मक आ रहे तो ऋण पूर्णांक है। तो एक एक को हल करते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए पहला पूर्णांक दिया है 8 माइनस 6, 8 माइनस 6। 8 में 6 घटाएंगे 2, जो कि क्या है, धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक। दूसरा हल करते हैं 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 कितना आएगा, -3। माइनस ज़्यादा है, ये धन 2 है, ये ऋण 5, ठीक है। तो आएगा -3। तो जो है ये क्या है, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। चलिए नेक्स्ट
1+3, 1+3, तो 1+3 इक्वल टू 4। ये भी क्या है, धन पूर्णांक है। अगला है -3 और ये -4, दोनों का गुणा करना है। हम लोग जानते हैं कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल सदैव एक धनात्मक संख्या होती है। माइनस का माइनस में गुणा करते हैं, प्लस हो जाता है। 4 का गुणा 3 में करेंगे, 12। 12 क्या है, धन पूर्णांक। चलिए आगे क्या दिया है, 8/2। 8 में 2 का भाग करेंगे, 4 आएगा, जो कि एक धन पूर्णांक होता है। 4 क्या है, धन पूर्णांक। ठीक, आगे हम